बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 21 दैट इज़ राइटिंग परसुएसिव मैसेजेस। परसू कहते हैं किसी को किसी चीज़ पे परसू करना, उभारना, किसी चीज़ के लिए एग्री करना। तो किसी को परसू करने के लिए जो हम मैसेजेस लिखते हैं उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं मोटिवेटिंग द परसुएसिव मैसेज, उसको मोटिवेट कैसे करते हैं। The persuasive message influence the audience by informing them and growing their understanding। पहले तो आप उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपने ये चीज़ आप ये उसको बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, और फिर बाद में आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करते हैं। द ऑडियंस इज़ फ्री टू चूज़। आपने उसको उस बात पे छोड़ देना है, यानी कि विदाउट एनी बाइसनेस आपने मैसेज लिखना है, अनबाइस्ड होकर आपने मैसेज लिखना है। आपने सारी चॉइसेस ऑडियंस के सामने रख देनी है और वो चूज़ करने के लिए फ्री है, यानी कि आप कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कोई नहीं कह रहे कि आप ये चीज़ चूज़ करें। आप सब कुछ उसके सामने खोल के रख दें, वो खुद चूज़ करेगा, ठीक है, लेकिन चूज़ उसको ज़रूर करना है कुछ, ठीक है, इसलिए आप परसू कर रहे हैं। Ethical messages: people inform customer about the benefit of a product or an action so that customer can realize how well that product or action will fill a need that it truly have। इथिकल मैसेजेस जो होते हैं, आप किसी कस्टमर को लिख रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट लिखें, उसके फ़ायदे लिखें, ताकि उनको पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं, और दूसरों की प्रोडक्ट यूज़ करके वो एडवांटेजेस उन्हें हासिल नहीं होते जो आपके प्रोडक्ट से हासिल होंगे, ठीक है। फ़ायदे उन्हें बताएं। अब डेफिनेटली जब आप उनके काम की बात बताएंगे तो वो आपका प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे ना। परसुएसिव मैसेज एम टू इन्फ्लुएंस ऑडियंस, यही बात मैं आपको ऊपर बता रही हूँ कि इसका मतलब होता है उभारना, किस चीज़ को, किसी बात पे एग्री करना किसी को। तो अपने ऑडियंस को आपने इस बात पे एग्री करना है कि आप हमारा प्रोडक्ट करें, ख़रीदें, आप हमारा प्रोडक्ट बाय करें, बिकॉज उससे उनको वो एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं जो दूसरों के प्रोडक्ट से नहीं हैं। उन्हें इन्फ्लुएंस करना है, उनको यानी कि मुतासिर करना है आपने अपने प्रोडक्ट से। हु आर इनक्लाइन टू रिजिस्ट, हाँ, जो रिजिस्ट कर रहे हैं, जो इनक्लाइन यानी कि इनक्लाइन टू रिजिस्ट है, अभी रिजिस्ट किया नहीं है उन्होंने, इनक्लाइन टू रिजिस्ट है, ठीक है। आपने उन्हें इम्प्रेस करना है और इन्फ्लुएंस करना है। सो दे डिपेंड हैवली ऑन स्ट्रैटेजिक प्लान, इसलिए जो परसुएसिव मैसेज है वो एक स्ट्रैटेजिक प्लान के मुताबिक आपने बनाना है, उस पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि इससे आपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना है, एक बहुत बड़ा पर्पज़ है इसका, ओके। Before writing a persuasive message, ask yourself certain questions, that is what you are writing about, who you are writing to, and what you want to happen as a result। आप लिख के आ रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, और आप एज अ रिजल्ट क्या चाहते हैं। डेफिनेटली आप एज अ रिजल्ट यही चाहेंगे ना कि वो आपके ओपिनियन से वो भी एग्री करे, परसू हो जाए वो भी। When writing persuasive messages, 4 things to keep in mind about your audience। ये 4 चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। कौन कौन सी हैं? नीड्स एंड अपील्स, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है आपने, ओके। इमोशन एंड लॉजिक, उनके इमोशंस का, फीलिंग्स का, और लॉजिक्स का, यानी कि आपने लॉजिकल बातें करनी है, अकली दलाइल देने हैं, ऐसे इधर उधर की बातें नहीं करनी, ओके। क्रेडिबिलिटी, जो आपका रिलेशनशिप है, एक रिलेशन ऑफ ट्रस्ट जो आप में इस्टेब्लिश है आपके और आपके क्लाइंट में। अब ये डिपेंड करता है आप वेरी फर्स्ट उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या न्यू क्लाइंट है वट। और फोर्थ थिंग इज सेमेंटिक्स। अब इनको बारी बारी देखते हैं। नीड्स एंड अपील में एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी टू और फेयर प्ले। हर बंदा अपनी इकोनॉमी, अपनी फाइनेंस से रिलेटेड डेफिनेटली इंटरेस्ट होता है उसको, और फेयर प्ले यानी कि वो ये चाहता है कि उसके साथ इंसाफ हो, उसको खालिश चीज़ मिले, अच्छी चीज़ मिले। फॉर इंस्टेंस सम पीपल्स इनर मोस्ट नीड मेक अपील टू स्टेटस एंड ग्रीड। अच्छा, कुछ लोगों की ये अपील होती है इनर मोस्ट, यानी कि अंदरूनी उनकी ज़रूरियात ये होती हैं, अपील्स टू स्टेटस एंड ग्रीड। ग्रीड कहते हैं लालच को, स्टेटस कहते हैं मयार को, यानी कि वो इसके लिए इसके पीछे दौड़ते हैं। टू अकोमोडेट दिस इंडिविजुअल डिफरेंस, एनालाइज द मेंबर्स ऑफ योर ऑडियंस एंड देन कंस्ट्रक्ट द मैसेज दैट अपील्स टू देयर नीड। ठीक है, आपने क्या करना है, उनकी नीड्स को, उनकी जो अपील्स हैं उसको आपने एनालाइज करना है, और फिर आपने अपना जो मैसेज है वो डिवेलप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। सेकेंड है इमोशनल लॉजिक। इमोशनल अपील्स कॉल ऑन ह्यूमन फीलिंग एंड इमोशंस। However, such an appeal must be subtle. For instance, you can make use of emotions surrounding certain words. The word freedom evokes strong feeling, as do success, prestige, compassion, free, value and comfort। भला क्या कह रहा है इधर कि आपने उनकी इमोशंस की, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है। आपने उनको
एग्री करने की करना आपका पर्पस तो ये है ना कि एग्री करें आप अपने पॉइंट के साथ, लेकिन उनको फोर्स नहीं करना कि वो ये फील ना करें कि आप उनको क्वेश्चन या फोर्स के जरिए एग्री करना चाह रहे हैं। आपने लॉजिकल बातें करनी है, उनको दलाइल देने हैं, ताकि वो खुद ब खुद उनको जब अपना फ़ायदा नज़र आएगा तो खुद ब खुद वो आपकी जो ओपिनियन है उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उनको आपने ये फ्रीडम का वर्ड अगर आप यूज़ करें, यानी कि आप आज़ाद हैं, आप जो चाहे करें, आप जो चीज़ चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, जहाँ से बाय करना चाहें, तो मतलब उनको एक आप कह लें सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी होगा, बजाय कि आपके कि आप हमारी ही प्रोडक्ट बाय करें या वट एवर, ऐसी कोई आप बात ना करें जिससे उनकी फीलिंग्स डिस्टर्ब हो या लॉजिकल जो इलॉजिकल बात हो, ऐसी बात आप ना करें। सच वर्ड्स पुट योर ऑडियंस इन अ सर्टेन फ्रेम ऑफ माइंड एंड हेल्प देम एक्सेप्ट योर मैसेज। हाँ, मतलब फ्रीडम है, फ्री है कि आप इजी हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। यू आर एट कंफर्ट, कि आप हमारे साथ कंफर्ट पे रहेंगे और आप कंफर्ट है, आप जहाँ जिसके साथ चाहें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमने तो आपको अपने एडवांटेजेस बता दिए। तो ऐसे लफ्ज़ क्या है, उनके माइंड का फ्रेमवर्क अच्छा करेंगे और वो आपका मैसेज एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे आपकी बात को। हाउएवर इमोशनल अपील्स आर नॉट नेसेसरली इफेक्टेड बाय देमसेल्व्स। For most business situations, the best use of emotion is working in tandem with logic. Even if your audience reaches a conclusion based on emotion, they will look to you provide to logical support as well. मतलब आप इमोशनल एक लेक्चर दे रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जी अच्छा, फॉर एग्जांपल ऐसी बात कि हमारी जो मतलब ये बात बिल्कुल एक इलॉजिकल फजूल सी बात है, लेकिन आप सुने, मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लास्ट ईयर बैंकरप्ट हो गई थी, यानी कि दिवालिया हो गई थी। तो हमने उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाए हैं कर्जे लेके, बड़ी मुश्किल से बनाए हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमने कर्जे लेके बनाया, प्लीज़ हमारी प्रोडक्ट बाय करें। मतलब आप उसको इमोशनली कर रहे हैं ना ब्लैकमेल, और जिसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, कोई ऑडियंस हो भी जाता है ब्लैकमेल, वो कह रहा है कि अगर कोई इमोशनल के ज़रिए अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा, यानी कि इमोशनल आपकी बातों से वो एग्री हो भी जाता है, लेकिन एंड पे वो आपको यही ज़रूर कहेगा कि उसमें उसका फ़ायदा क्या है। आप तो कह रहे हैं ना कि आप दिवालिया हो गए थे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वट एवर आपके नुकसानात वो पूरे करें, तो आप उसको भी तो प्रोवाइड करें ना लॉजिकल सपोर्ट, उसका भी तो कोई फ़ायदा बताएं ना, उसको कोई दलील दें जिससे वो भी सेटिस्फाई हो। मतलब लॉजिकल हमेशा बात करनी, इमोशनल बात चलती नहीं, अगर चले भी तो लास्ट पे आके वो आपसे लॉजिकल कंक्लूजन ज़रूर मांगेगा। ओके। Credibility. The ways of gaining credibility are beginning enthusiastic. Your excitement about the subject of your message can affect your audience. ये हमने पढ़ा था ना कि आपके एक्साइटमेंट होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि आपका जो वेलकम है वो ऐसा होना चाहिए, यानी कि इसको कहते हैं पुरअज़म, एक्साइटेड। आप अपने मैसेज के बारे में पुरअज़म है, एक्साइटेड हैं, आप उसको यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट ये चीज़ देती है। सिंसियर का मतलब होता है मुखलिस, यानी कि आपको अपने ऑडियंस के साथ, अपने जिनसे अपने रिलेशनशिप डेवलप करना है, आपके कस्टमर हैं वट एवर, उनके साथ सिंसियर भी होना चाहिए। सिंसियर तभी होगे जब आप उनके फ़ायदे की बात करेंगे। योर ऑनेस्टी, जीनियसनेस, गुड फेथ, ट्रूथफुलनेस हेल्प यू फोकस ऑन योर ऑडियंस नीड। ठीक है, यानी कि आप ऐसे फ्रॉड करने के चक्रों में ना हो कि ये हमारी प्रोडक्ट बाय कर ले तो हमें फ़ायदा होगा या वट एवर। मतलब आप कह लें थोड़ा सा इससे आपको ग्रीड से निकलना है, आपको थोड़ा सा किसी और के बेनिफिट के बारे में भी सोचना है, सिंसियर होना है, थोड़ा सा गुड फेथ अपने अंदर लाना है। ठीक है ना। Being an expert, your knowledge of your messages, subject area, or even of some other area help you to give your audience the quality information necessary to make decision. आप जो नॉलेज उनको दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपको उसके बारे में एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको श्योर हो कि आपका प्रोडक्ट इन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, क्योंकि आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसने इस बारे में डिसीजन लेना है, तो उसको डिसीजन लेने के लिए कंक्रीट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जो आपने उसको प्रोवाइड तभी करेंगे ना जब अगर आप एक्सपर्ट होंगे, अपने खुद उसमें श्योर होंगे। हैविंग गुड इंटेंशंस, गुड इंटेंशन का मतलब है आपकी अच्छी नीयत होनी चाहिए। वही बता रही हूँ, फ्रॉड वाली या बुरी नीयत से आपने बिल्कुल वैसे ही कोई काम नहीं करना। बिजनेस तो चलता ही ऑनेस्टी एंड गुड इंटेंशन की बेस पे है। सही सुई बात है, जो बरकत होती है ना, हम एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव है कि बरकत होती है, इसलिए आपने अपनी जो इंटेंशन है वो हमेशा अच्छी रखनी है। योर विलिंगनेस टू कीप योर ऑडियंस बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट हेल्प्स यू क्रिएट परसुएसिव मैसेज दैट आर इथिकल। कि अगर आपकी इंटेंशन जो है कि आपने अपने ऑडियंस को, अपने जो कस्टमर है उनको फैसिलिटेट करना है, ये आपका यानी कि आप दिल से ये इस बात पे के लिए रजामंद है, मुतफिक हैं, एग्री हैं, तो क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो इथिकली, इखलाकी तौर पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। बीइंग ट्रस्टवर्दी, योर ऑनेस्टी एंड डिपेंडेबिलिटी हेल्प यू अर्न योर ऑडियंस रिस्पेक्ट। डेफिनेटली जब आप उनसे सिंसियर होंगे, ऑनेस्टली बात करेंगे उनसे, तो वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपका एक ट्रस्ट रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो जाएगा आपका और आपके ऑडियंस का। एस्टेब्लिशिंग कॉमन ग्राउंड, योर बिलीव्स, एटीट्यूड एंड बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस दैट आर लाइक दोज ऑफ योर ऑडियंसेस हेल्प
दम आइडेंटिफाई विद यू, यानी कि कॉमन ग्राउंड मतलब आप और वो बिजनेस लेवल पे बात करें ना, बिजनेस ग्राउंड पे खड़े होके, तो वो तभी कर सकते हैं जब आप फॉर्मली अपना एटीट्यूड, अपना बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से करेंगे कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, आपकी इन्फॉर्मेशन से उसको लगे कि वाकई यार ये मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है और आई मस्ट कंसिडर दिस। ओके, semantics, the words you choose to state your messages say much more than their dictionary definitions। बहुत बड़ी बात है कि आप जो लफ्ज़ चूज़ करते हैं ना, कोई भी बात, वैसे भी ज़िंदगी में आम बात इसको कर लें कि आप जो अल्फाज चूज़ करते हैं वो आपकी इंटेंशन को शो करते हैं और उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है। कैसे कि मतलब इसका ये है कि डिक्शनरी में मतलब उन लफ्ज़ों का जो मीनिंग है ना, वो लफ्ज़ जब आप इकट्ठे करते हैं तो डेफिनेटली उनका मीनिंग और हो जाता है। मतलब एक एक लफ्ज़ अलग-अलग डिक्शनरी में देखें उसका मीनिंग और है, लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग पीछे डिस्कस किया ना, तो यही बात है कि आप जब चूज़ करते हैं ना वर्ड्स अपने मैसेज को टाइप करने के लिए या अपने मैसेज को बनाने के लिए, तो उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उनका मीनिंग बहुत चेंज है डिक्शनरी मीनिंग से। इसलिए आपको अच्छा फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल भी दी गई है, यूजफुल, बेनिफिशियल एंड एडवांटेजियस में भी सिनोनिम्स है ना। यूजफुल का मतलब है मुफीद, बेनिफिट फ़ायदामंद, एडवांटेजियस भी जिसमें फ़ायदा हो, मतलब ये सिनोनिम्स कहलाते हैं, डिक्शनरी मीनिंग भी सेम हो। या दीज थ्री वर्ड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है, यानी कि आप एडवांटेजेस की जगह यूजफुल या बेनिफिट यूज़ नहीं कर सकते। आपने जिधर एडवांटेजेस यूज़ करना है वहाँ यही करना है। मतलब बेसिक सिनोनिम्स है, डिक्शनरी मीनिंग चेंज है, लेकिन जो आपकी वर्ड कलेक्शन है, आपकी वर्ड चॉइस है, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो ऑडियंस है आपका वो आपसे परसू हो जाए। और सेकंड स्टेप पर हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग परसुएसिव मैसेजेस। परसुएशन रिक्वायर्स द इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच हम डिटेल से डिस्कस चुके हैं लास्ट लेक्चर में। While framing a persuasive argument or messages, effective business people use the AIDA plan which has 4 intention। देखें AIDA, attention, interest, desire, action, ये 4 प्लान, ठीक है, आपने इसको याद रखना है, इस वर्ड को आइडा कर लें, ये AIDA कर लें। अच्छा, पहला A फॉर अटेंशन, योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज योर ऑडियंस टू हेयर अबाउट योर प्रॉब्लम, आइडिया एंड न्यू प्रोडक्ट, वट एवर यू मेन आइडिया। कि पहली आपकी जो होनी चाहिए इंटेंशन वो ये है कि जो ऑडियंस है आपके वो अटेंटिव हो जाए, अटेंटिव यानी कि एक्टिव हो जाए आपकी बात सुनने के लिए, आपकी प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम है, आइडिया है, जो भी है वो सुनने के लिए, आपका मेन आइडिया जो मैसेज का अटेंटिव हो जाए वो, ठीक है, उनकी अटेंशन सीख करनी है आपने सबसे पहले। राइट अ ब्रीफ इंगेजिंग ओपनिंग सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा इनको इंगेज करने के लिए, उनका इंटरेस्ट सीख करने के लिए एक ऐसा ओपनिंग सेंटेंस दें विद नो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस, क्लेम और इररेलेवेंट पॉइंट्स। बी श्योर टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड ऑन विच टू बुल्ड योर केस। देन के कॉमन ग्राउंड आप ढूंढेंगे तो उसको ऐसे लगेगा कि पहले भी वो उसका आपसे रिलेशनशिप अच्छा रहा है, उसके इंटरेस्ट हैं, तो आप अच्छी बात कर रहे हैं उसके फ़ायदे के लिए। ओके, मतलब आप इररेलेवेंट बातों से ना गुरेज करें जो पहले आपके अटेंशन सीकर मैसेज है, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ उसको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आप कितने मुखली, आपका सॉरी प्रोडक्ट कितना खालिश है, वट एवर जो भी है, वो तो तब इंटरेस्ट होगा ना जब प्रोडक्ट पढ़ने की तरफ इंटरेस्ट होगा, उसको पढ़ेगा। तो सबसे पहले आपने सिर्फ इंटेंशन सीख करनी है कि वो आपकी बात सुने, ठीक है, तवज्जो से। सेकंड पे आपने उसका इंटरेस्ट गेन करना है, वो कैसे, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ योर मैसेज ऑफ योर ऑडियंस, उस अपने मैसेज की रेलिवेंस शो करें, यानी कि उसकी नीड्स के मुताबिक अपने मैसेज को आप पोर्ट्रे करें। कंटिन्यू द थीम यू स्टार्टेड विद, पेंट अ मोर डिटेल पिक्चर विद वर्ड्स, अपना थीम को माइंड में रख के उसको वर्ड से पिक्चराइज करें, ऐसे वर्ड चूज़ करें जो उसका इंटरेस्ट बिल्ड करें और उसको लगे कि ये मेरी नीड, मेरी डिज़ायर के मुताबिक है जो आपका मैसेज है, ताकि वो आगे से पढ़े। अच्छा, आप आगे आ गए डिज़ायर, उसकी ख्वाहिश। हेल्प ऑडियंस मेंबर एम्ब्रेस योर आइडिया बाय एक्सप्लेनिंग हाउ द चेंज विल बेनिफिट दैम। वही बात जो मैंने आपको बताई, आप उन्हें बताएं कि आप अगर वो आपकी प्रोडक्ट बाय करेंगे ना, चेंज लाएंगे अपने आप कह लें कि अपने वो मार्केटिंग में या अपने जो बिजनेस रिलेशनशिप है, तो इससे फ़ायदा उनको क्या होगा, उनके बेनिफिट की बात करें। रिड्यूस रेजिस्टेंस बाय आइडेंटिफाइंग एंड आंसरिंग इन एडवांस एनी क्वेश्चन द ऑडियंस माइट हैव। हाँ, आप ऐसी फजूल हर बात का जवाब, हर बात एक्सप्लेन ना करते जाएं, मतलब कोई क्यूरी भी रहने दें ताकि वो आपसे कांटेक्ट करे, यानी कि आपसे पूछे। आप सब कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे ना, वो कह रहे हैं ओवर एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो आपको पता है ना। अच्छा, ओवर एक्सप्लेन कर देंगे तो वो उसका इंटरेस्ट में भी ख़त्म हो जाए, या मतलब आप ऐसी क्यूरी डेवलप करें, हमने पढ़ा है ना कि आप उस ऐसे मैसेज करें ताकि वो आपसे कॉन्टेक्ट करे, किसी तरीके से क्वेश्चन कुछ राइज कर दें या कोई क्यूरी, उसका इंटरेस्ट डेवलप करें।
इफ़ योर आइडिया इज़ कम्प्लेक्स यू मे नीड टू एक्सप्लेन हाउ यू वुड इम्प्लीमेंट इट। हाँ, अगर आइडिया आपका कम्प्लेक्स है, पेचीदा कोई बात है, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ छोड़ दें हिडन जो वो आपसे पूछे, यानी कि आपसे दोबारा वो कॉन्टेक्ट करे। Back up your claims in order to increase audience willingness to take the action that you suggest in next section। वो प्लान्स आपके जो क्लेम्स हैं, यानी क्लेम होता है दावे जो आप करना चाह रहे हैं या जो आपने प्रोडक्ट में उसके लिए फैसिलिटेट उसको किया है, वो उनको बैकअप करें। यानी कैसे बैकअप दें उनको, लॉजिकल आप कह लें ओपिनियन से या लॉजिकल सजेशन से उसको बैकअप दें, लॉजिकली बात करें ताकि उसका ट्रस्ट भी डिवेल्प हो और आपकी जो एक्शन है जो आपने आगे करना है आपकी विलिंगनेस भी शो करें। जस्ट रिमेंबर टू मेक श्योर दैट ऑल एविडेंस इज डायरेक्टली रेलिवेंट टू योर पॉइंट। हाँ, अब आपने एविडेंस देने हैं, लॉजिक्स देने हैं, ये आपको पता है, ये बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्टली रेलिवेंट होने चाहिए वो सारे आपके पॉइंट से। ये नहीं कि दलाइल देने हैं ना लेकिन पॉइंट से रेलिवेंट देने हैं, ऐसे नहीं देने। एविडेंस लॉजिक सारे पॉइंट से रिलेटेड हों ताकि वो फेडअप ना हो, बोर ना हो और उसको डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन उस आपके मैसेज से मिल जाए। D number is action. Suggest the action you want readers to take. Make it more than a statement such as please institute this program soon or send me refund। ठीक है, यानी कि एक्शन जो आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको रिस्पॉन्स सेंड करें, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको प्रोडक्ट बाय करें, अगर वो चाहते हैं आप जो चाहते हैं ना वो आप एक्शन बताएं, उसको स्टेट करें। ठीक है, क्लियरली। दिस इज अपॉर्चुनिटी टू रिमाइंड रीडर्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एक्शन। ऊपर आपने उसको बेनिफिट्स बताए ना उसके डिज़ायर में, तो आप उसको बताएं कि आप ये करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। अब आप एक्शन बता रहे ताकि वो उसको फुलफिल कर ले फ़ौरन से। द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल एक्शन फेज इज टू मेक द एक्शन ईजी सो इट इफ पॉसिबल। सीक्रेट ये है कि आपका जो एक्शन फेज है, असल तो आपका मतलब पर्पज़ है ये बिजनेस मैसेज पर्सुएसिव मैसेज लिखने का कि वो एक्शन परफॉर्म करे। एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तो आपका वो प्रोडक्ट बाय करे, यानी कि खरीदे, तभी कोई एक्शन परफॉर्म होगा ना। तो अच्छा, वो कह रहे हैं सक्सेसफुल एक्शन का जो सीक्रेट है वो ये है कि आप अपने एक्शन फेज को ईजी बनाएं, जितना ईजी बना सकते हैं बनाएं। मतलब अगर प्रोडक्ट के हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपके फ्री होम डिलीवरी, मतलब उसके लिए ईजी हो जाएगा ना कि आप इस नंबर पे कॉल कर दें तो हमारी प्रोडक्ट आपको घर पहुंच जाएगी, फ्री होम डिलीवरी। मतलब कितना उसके लिए ईजी हो गया एक्शन परफॉर्म करना ना, उसको घर बैठे ही मिल जाएगा और आपकी प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगी। मतलब ईजी उसके लिए करने की कोशिश करें इस स्टेप को। गिव यू रीडर अ कपल ऑफ ऑप्शन फॉर रिस्पॉन्डिंग। उसको कपल ऑफ ऑप्शन दें, यानी कि या तो आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। सच एज टूल फ्री नंबर टू कॉल एंड वेबसाइट टू विजिट। वही बात वो कह रहा है कि एक नंबर ऐसा दें जो आप जिससे वो फ्री कॉल कर सके आपको, या आप वेबसाइट को विजिट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल दी कि फ्री होम डिलीवरी की आप बात कर दें, वो भी उसके फ़ायदे के लिए ना, तो वो फ़ौरन एक्शन परफॉर्म करने पर हो जाएगा एग्री। नेक्स्ट इज राइटिंग परसुएसिव रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। अब परसुएसिव रिक्वेस्ट लिखनी है सिर्फ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ऊपर तो मैसेज था ना, पहले उसको आपने एग्री करना है, उसकी डिज़ायर के मुताबिक बात करनी है, और फिर उसके AID हम जो है DA वाला जो हमने पढ़ा, तो इधर आपने जस्ट उसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए, सिर्फ एक्शन के लिए आपने रिक्वेस्ट लिखनी है। इसमें क्या करेंगे, एन ऑर्गेनाइजेशन परसुएसिव टेक्निक्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू गेट समवन टू चेंज पॉलिसीज और प्रोसीजर्स टू स्पेंड मनी ऑन न्यू इक्विपमेंट एंड सर्विसेज टू प्रमोट अ पर्सन टू प्रोटेक्ट ऑफ। कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज़ चेंज करने के लिए अक्सर औकात जो है वो अपनी टेक्निक्स को मॉडिफाई करती रहती हैं। क्यों? ताकि वो अपने मनी स्पेंड करती हैं न्यू इक्विपमेंट्स या सर्विसेज या वट जो भी करती वो किसके लिए? अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने पर्सनस जो है उनके कस्टमर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को, उनके टर्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए करती हैं। ठीक है। The attention getting device for action at the beginning of persuasive request usually show the reader that you know something about his or her own concerns। वही बात के वो आपका जो इंटेंशन है, आपकी रिक्वेस्ट फॉर एक्शन है, उसके पहला सेंटेंस में ही आपने उसको ये बात बतानी है कि उस आपके पास कुछ ऐसा है जो उसके फ़ायदे क्या है, उसके कंसर्न क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, जिसमें उसका फ़ायदा है। एंड दैट यू हैव सम रीज़न फॉर मेकिंग सच ए रिक्वेस्ट, और आपके पास ये ऐसी रिक्वेस्ट उसको करने के रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं? कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसको कहीं और से मिल नहीं रहा, और ये उसका फ़ायदा भी है, और आप यानी कि उसके लिए ऑनेस्ट हैं, आप उसके लिए सेंसी है ना, तब वो आप ये रिक्वेस्ट मेड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट आपने देनी है फर्स्टली। In this type of persuasive messages, a message flattering comment about the reader is acceptable, especially if it is sincere।
ठीक है। आप अगर फ्लैटरिंग का मतलब होता है यानी कि कोई थोड़ा बहुत उसका खुशामद करने वाले जुमले, मक्खन लगाने वाले नहीं। अगर आप सिंसियर हैं तो एक्सेप्टेबल हैं, अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो आप बिल्कुल ऊपर ऊपर से फ्लैटरिंग कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगी। ओके, यू कैन गिव फैक्ट्स, एक्सप्लेन बेनिफिट्स एंड इनहेंस योर अपील इन द इंटरेस्ट एंड डिजायर सेक्शंस। ठीक है, वही आप क्या उसके बेनिफिट बता सकें, अपनी अपील को उसके इंटरेस्ट और डिजायर सेक्शन के बारे में, और जो डिजायर सेक्शन है उसमें आप दें। यू नीड टू कन्विंस योर रीडर्स दैट हेल्पिंग यू विल serve to solve a significant problem and close your message with request for some specific action। वही बात कि आप उसको ये बताएं कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको रिक्वेस्ट लिख रहे हैं। आपका प्रोडक्ट तो सेल होना ही होना है, लेकिन उसका भी तो मसला है, उसे कहीं ऐसी अच्छी चीज़ मिल ही नहीं रही, ऐसी आप कह लें बिल्कुल प्योर चीज़ जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बात उसको बावर करवाएं, ठीक है, और फिर एंड कर दें एक क्लोज रिक्वेस्ट से। और रिक्वेस्ट यही होगी ना कि आप जो आप कह रहे हैं, जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया है, उस पर वो एक्शन परफॉर्म करें, अमल करें। Next is writing sales letter. A sale letter is a document designed to generate sales। जैसे मैं आपको प्रोडक्ट सेल करने की बात कर रही हूँ, पिछले मैंने एग्जांपल दी, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकली उसने सेल लेटर को यहाँ डिस्कस किया। ठीक है, कि ये होता ही किस लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए होता है। इट परसूड्स द रीडर टू प्लेस एन ऑर्डर, टू रिक्वेस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन और टू लेंड सपोर्ट टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज और कॉज बीइंग ऑफर्ड। मतलब इसका मकसद ही होता है या तो वो आपको ऑर्डर दे, यानी कि ये चीज़ उसने बाय करनी है, या किसी आपकी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगे, या कोई प्रोडक्ट आपसे लेंड करे सपोर्ट। ठीक है, यानी कि ये सेल होती है बेचने के लिए स्पेसिफिकली। जो मैं पीछे एग्जाम्पल आपको देती आ रही हूँ वो इसमें बिल्कुल फिट होती है। ठीक है, it influences the reader to take a specific action by making an offer, not an announcement to him। तो आपने उसको एक ऑफर करनी है कि आप ये चीज़ सेल कर रहे हैं, अनाउंसमेंट नहीं देनी। ठीक है, आप ऑफर करेंगे तो अब वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो आपकी सेल वैलिड है, और अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो डेफिनेटली आपका सेल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। अब ये बात याद रखनी है, आपने ऑफर करनी है, नॉट एन अनाउंसमेंट। मेड एन ऑफर, नॉट एन अनाउंसमेंट। ओके, to sell the sales letter must be specific, go to the right audience, appeal to the reader's need and it must be informative। सारी वही बातें कि स्पेसिफिक होना चाहिए, उसकी ज़रूरियात से मिलना चाहिए कि उसको उसकी चीज़ की ज़रूरत है, और उसको आप मोटी मोटी उस प्रोडक्ट के बारे में जो आपने सेल करना है इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दें, ताकि वो जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कर दे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। सेल्स लेटर आर कंसीडर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं किसी एग्रीमेंट को जो टू और मोर पीपल के दरमियान होता है। ठीक है, ये लीगल टर्म है, लॉ की टर्म है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहते हैं बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है सेल प्रोडक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बाउंड होते हैं आप इसको पूरा करने के लिए, कि अगर आपने उसको ऑफर कर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप बाइंडिंग हैं कि वो चीज़ सेल करें। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ खत्म हो गई है या वट एवर, कोई ऐसी बात नहीं आप कर सकते। ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है आप पे, लॉ ये सेक्शन आप पे इन्फोर्स करता है कि आपने इसको पूरा करना है। सो अवॉइड इवन इम्प्लाइंग ऑफर्स और प्रोमिसेस दैट यू कांट डिलीवर। वही बात, तो आप ऐसे प्रोमिसेस और ऐसी ऑफर्स करने से गुरेज करें जो आप डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप पे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। जब आपने ऑफर कर दी तो यू आर सपोज टू फुलफिल दैट। ठीक है, तो फिर आप कोई भी आपका क्लेम या कोई भी आपका एक्सक्यूज काम नहीं करेगा कि आपकी प्रोडक्ट खत्म हो गई है या आप डिलीवर नहीं कर सकते या वट एवर। मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इन सेल्स लेटर इज फ्रॉड इफ़ द रिसिपिएंट कैन प्रूव दैट। आपने कोई लंबी सी छोड़ दी आपने सेल लेटर में, तो ये फ्रॉड कंसीडर होगा अगर रिसिपिएंट उसको प्रूव कर दे, तो आपको वो कोर्ट ऑफ लॉ में सू भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपने सेल लेटर को बड़े ध्यान से लिखना है। यू इंटेंड टू डिसीव, अगर तो आपकी इंटेंशन है, आपकी नीयत है उसको धोखा देने की, डिसीव करने की। यू मेड जो स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ फैक्ट, नॉट एन ओपिनियन और अ स्पेकुलेशन, कि आपने कोई बड़ी फैक्ट से रिलेटेड बात कर दी और वो ऐसी है नहीं, तो भी आप फ्रॉड के जुमरे में आ जाएंगे। द रिसिपिएंट वाज जस्टिफाइड इन रिलाइंग ऑन योर स्टेटमेंट, उसने ये चीज़ जस्टिफाई की है कि उसने तो आपकी स्टेटमेंट पे रिलाई किया था, आपने जो कहा उसने तो वो मान लिया, तो अब उसका नुकसान हुआ, तो अब आप पे फ्रॉड का केस बनता है। द रिसिपिएंट वाज डैमेज्ड बाय योर स्टेटमेंट इन अ लीगल सेंस। ठीक है, उसको कोई लीगल सेंस में डैमेज हुआ है आपकी स्टेटमेंट से, या उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आपको इंडैमिनिटी पे करना पड़ेगी, डेफिनेटली कोर्ट में कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी जो उसको सफ़र किया या जो उसने डैमेज उसको फेस करना पड़ा है। तो इन चीज़ों से आपने गुरेज करना है सेल्स लेटर में। Using a person's name, photograph or other identity in sale letter without permission is considered invasion of privacy। ठीक है, इसमें भी आप पे केस हो सकता है invasion of privacy में, कि आपने उसकी तस्वीर, उसका किसी का पर्सनल सेल फोन नंबर, उसका फोटोग्राफ या कुछ भी सेल्स लेटर में उसकी परमिशन के विदाउट लिख दिया है, तो ये invasion of privacy है। विद सम एक्सेप्शन ये है कि
मतलब एक पब्लिक सर्वेंट है, एक बंदा है ही पब्लिक, उसका वैसे भी न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ्स आते रहते हैं और अगर आपने उसकी ऐड कर दी है तो वो उसमें मसला नहीं है, यानी कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन किसी की प्राइवेसी को अगर आप लीक कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली फिर यू आर कंसिडरिंग एंड यू आर डूइंग इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। Using a photo of the members of a local softball team is chamber of commerce may be perfectly legal। वही बात कि आप वो लोकल सॉफ्टवेयर टीम का चैम्बर का मेंबर है, वो एक आप कह लें कि फेमस पर्सनैलिटी है, उसकी न्यूज़पेपर में भी मैगजीन में भी आती रहती हैं फोटोग्राफ्स, तो आप उसको अगर कर दें तो वो इशू नहीं है। इफ़ टीम मेंबर आर पब्लिक फिगर्स इन द कम्युनिटी, वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर वो पब्लिक फिगर है, वो पब्लिक पर्सन है, यानी कि वो लोकल यानी कि उसकी प्राइवेसी इतनी वो नहीं है कि फोटोग्राफ्स के आते रहते हैं, तो फिर इशू नहीं है। वरना आप विदाउट परमिशन अगर करेंगे तो यू आर सपोज टू सू। Next is planning sales letter. The three steps involved in planning a sales letter are similar to those involved in the planning and other persuasive message। कि 3 स्टेप हैं जो आपने दूसरी प्लानिंग परसुएसिव मैसेज में भी लिखते हैं और आपने सेल्स लेटर में भी लिखने हैं। डिटरमिन द मेन आइडिया। मेन आइडिया ये तो हमेशा ही आपको पता है, कुछ भी लिखने लगे आपने मेन आइडिया को सबसे पहले डिटरमिन करना है। इन सेल्स लेटर इट रिवॉल्व्स अराउंड अ सेलिंग पॉइंट एंड रिलेटेड बेनिफिट। तो सेल्स लेटर में जो आपका मेन आइडिया है ना, वो किसके गिर्द रिवॉल्व करता है, किसके गिर्द घूमता है कि जो चीज़ आपने सेल करनी है और उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं उस बंदे के जिसने उसे खरीदना है, ठीक है, ये आपका मेन आइडिया होगा सेल्स लेटर में। डिफाइन द ऑडियंस, अपने ऑडियंस को आप डिटरमिन करें, डिफाइन करें कि वो कौन है। और थर्ड स्टेप करें चूज अप्रोच एंड फॉर्मेट, ठीक है, अप्रोच और फॉर्मेट ऐसा यूज़ करें जो ऑडियंस के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, एसेसेबल हो। अच्छा, फर्स्ट वन बाय वन इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। फर्स्ट देख लेते हैं डिटर्मिनिंग सेलिंग पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स। सेलिंग पॉइंट्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट। Consumers benefit are the particular advantages that buyer will realize from those features। कि सेलिंग पॉइंट, सेलिंग फीचर लिखेंगे ना, आप पहलू लिखेंगे अपनी जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसके, तो इससे ही आपका जो कस्टमर है, आपका बायर है, उसको अपने फ़ायदे के बारे में पता चलेगा, वो अपना एडवांटेज रियलाइज़ करेगा। तो डेफिनेटली अगर उसका फ़ायदा है तो वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा, आपकी तरफ मूव करेगा, ठीक है, और आपका जो सेलिंग आप कह लें लेटर है वो सक्सेसफुल रहेगा। Second है define the audience। Marketers seek to define consumers in terms of demographics and psychographics। ये दो टाइप हैं कस्टमर्स की, यानी कि जो आपके ख़रीदते हैं चीज़ें उनकी। डेमोग्राफिक्स कैसे हैं, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड एजुकेशन। इस चीज़ पे यानी कि आपने अपने ऑडियंस की एज का हिसाब लगाना है, उनके जेंडर का, उनके पेशे का, उनके इनकम का या उनके एजुकेशन का। अगर इस चीज़ को आप पॉइंट पर रख रहे हैं तो ये आप डेमोग्राफिक कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए लिख रहे हैं। और अगर आप ये पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और लाइफ स्टाइल इन चीज़ों के मुताबिक अपने मैसेज को डाल रहे हैं, यानी कि आपको डिटरमिन करना है आपके कैसे हैं कंज्यूमर ऑडियंस, ठीक है, तो फिर आप साइकोग्राफिक्स जो है वो ऑडियंस की डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आपको डिफाइन करना है डेमोग्राफिक ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हैं या साइकोग्राफिक ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हैं। चूज अप्रोच एंड फॉर्मेट। चूज वर्ड्स दैट विल नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड। वही वर्ड्स चूज ना करें जो जिनको गलत मतलब लिया जा सके, ये मैंने आपको आगे भी बताया। ऐसे वर्ड फॉर्मेट चूज करें जो अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली एसेसेबल हो ऑडियंस के लिए। बी श्योर यू डू नॉट डिस्टॉर्ट द ट्रूथ, ठीक है, कि आप सच को, ट्रूथ को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, आप उसके लिए सिंसियर हैं, आप छुपा नहीं रहे कोई फैक्ट, उससे कुछ हाइड नहीं कर रहे या कोई फ्रॉड की आपकी इंटेंशन नहीं है, ये आप खुद भी श्योर करें। और अगर आप खुद श्योर होंगे तो तभी आप ऐसा शो कर सकेंगे ना, वरना वर्ड से, फ्लैटरिंग से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको अपनी इंटेंशन क्लियर करना पड़ेगी बिजनेस के लिए। अडॉप्ट द यू एटीट्यूड बाय शोइंग योर ऑनेस्ट कंसर्न फॉर ऑडियंस नीड एंड इंटरेस्ट। यू एटीट्यूड को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो वो यही कह रहा है कि आप उनके इंटरेस्ट को, उनकी नीड्स को फोकस करने के लिए यू एटीट्यूड यूज़ करें। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।